हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और आप सभी का स्वागत है हमारी ऑन गोइंग सीरीज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। और ये है टेस्ट नंबर 4। हमने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 कर लिया है। आई होप यू हैव सॉल्व्ड द एमसीक्यूज फ्रॉम दोज वीडियोस। और आज का जो है टेस्ट वो टेस्ट नंबर 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखना। So question number 1, consider the following statements with reference to town planning of the cities of IVC. Before I read the statements, मैं आपको बता दूं जो टाउन प्लानिंग फीचर है IVC का, और जो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उसका एक बेसिक फीचर था कि उसमें सिटीज डेवलप करती हैं और बहुत ही प्लान्ड वे में डेवलप करती हैं। तो जब भी आप आईवीसी पढ़ें उसके टाउन प्लानिंग के फीचर्स को जरूर पढ़ें। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है, इन जनरल एवरी हाउस इन द सिटीज कंसिस्ट ऑफ अ कोर्टयार्ड एंड अ वेल। हर घर में एक कोर्टयार्ड एक वेल था जनरली। सेकंड, द स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ हरप्पन सिटीज वर इक्विप्ड विद मैन होल्स। तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं, टाउन प्लानिंग पे क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि हर घर में ज्यादातर कोर्टयार्ड और वेल होता था। दूसरा स्टेटमेंट ये पूछ रहा है दैट स्ट्रीट ड्रेन्स जो थे आपके वो आपके मैन होल्स होते थे। तो ये सही है गलत है? तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका सी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर राइट। दोनों सही स्टेटमेंट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको। तो जो हरप्पन सिटीज थी, जैसे मैंने आपको बताया, दे वर वेरी प्लान्ड सिटीज। ऐसा नहीं था कि कहीं भी कुछ भी हैफ हैजर्ड मैनर में बना दिया जाए। पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टमेटाइज्ड वे में आपका उनकी सिटीज को बनाया जाता था। घर कैसे होंगे, स्ट्रीट्स का डायमेंशन कैसे होगा, हर स्ट्रीट में आपका ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर कवरिंग होगी एंड सो ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और नेक्स्ट ये है कि जो उनका सिटीज था वो ग्रिड सिस्टम में डिवाइडेड था। ग्रिड सिस्टम का मतलब है जब आपके जो स्ट्रीट्स हैं ये आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपका क्रॉस करते हैं और ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी विशेषता है आपके आईवीसी की टाउन प्लानिंग की। दूसरा, साथ ही साथ वो बहुत ही कॉन्शियस थे सैनिटेशन के रिगार्डिंग और हाइजीन के रिगार्डिंग। हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना ताकि बीमारियां ना फैलें, उसके बहुत बहुत कॉन्शियस थे उस चीज के लिए। इसी के चलते उनके जो घर थे वहां पे जनरली आपको वेल, बाथरूम एंड कोर्ट यार्ड भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप एक ऊपर से आईवीसी के घर का प्लान देख रहे हैं। तो आप सेंटर में देख सकते हैं एक बहुत ओपन स्पेस है, इसको ही आपका कोर्ट यार्ड बोला जाता था। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है आईवीसी का टाउन प्लानिंग। तो आप प्रिंस सिविल सर्विसेज के चैनल पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट, अब जो पानी है जो घरों से निकलेगा तो वो ड्रेन्स के थ्रू आपका बाहर जाता है और ड्रेन्स को अब पीरियोडिकली क्लीन करना है, उसकी साफ सफाई करनी है। तो आप वहां पे मैन होल की प्रोविजन भी रखते थे। मैन होल जैसे आप आजकल देख रहे हैं सीवरेज है तो वहां पे होल बना होता है, उसमें से पीरियोडिक क्लीनिंग के लिए जाया जाता है। यहां पे देखिए आप, तो ये ड्रेन है, तो यहां पे एक मैन होल बनाया गया है ताकि इसके थ्रू आप क्लीन कर सकें अपने ड्रेन को। सो दैट इज व्हाई द टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, नॉट जस्ट ऑफ आईवीसी बट आवर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। सो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। कंसिडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल सत्याग्रह। प्लीज एक आपको पॉइंट टू रिमेंबर जैसे करना है, बता देता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज आप अंडरलाइन जरूर कर लें मेजर क्वेश्चन या टॉपिक कौन सा है, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन जरूर कर लें ताकि आप गलत ना हो कभी भी। तो यहां पे क्वेश्चन है इंडिविजुअल सत्याग्रह के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट्स क्या है? जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट सत्याग्रही फॉलोड बाय विनोबा भावे। फैक्चुअल क्वेश्चन।
Subhash Bose gave the slogan चलो दिल्ली ड्यूरिंग दिस मूवमेंट टू मोबिलाइज पीपल. क्या सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था चलो दिल्ली इस मूवमेंट में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए? थर्ड स्टेटमेंट, इट गेव एक्सप्रेशन टू इंडियन सेंटिमेंट्स दैट दे डिड नॉट सपोर्ट ब्रिटिश इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ये जो आपका सत्याग्रह चलाया गया था, क्या वो इसलिए चलाया गया था ताकि हम अपना जो डिस्कंटेंट है वो एक्सप्रेस कर सकें अगेंस्ट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो ये आपके 3 स्टेटमेंट हैं. आइए देखते हैं इसका आंसर. तो आंसर है इसका सी. सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही सही है और जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं. क्यों गलत हैं? तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा, उसमें आपका विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो आपके दूसरे सत्याग्रही थे. इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है. दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यह बात ठीक है कि सुभाष चंद्र बोस ने आपका चलो दिल्ली नारा दिया था और वो भी आपका 1944 और आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका मार्च टुवर्ड्स इंडिया. तो यहां पे एक स्लोगन दिया गया सभी मिलके चलो दिल्ली चलते हैं. तो दैट वाज सुभाष चंद्र बोस ने दिया, बट इवेंट कोई और था. बट अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वहां पे मोटो दिया गया दिल्ली चलो, चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस और दिल्ली चलो, ये आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह में दिया गया था. हुआ क्या, गांधी जी ने सबको आदेश दिया कि इंडिविजुअल सत्याग्रही एक जगह जाए, वहां पे स्पीच दे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे और वहां से फिर वो टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ मूव करे और इसी तरह से दिल्ली चलो नारा उभरा और ये आपका मूवमेंट बना पार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह का. और तीसरा स्टेटमेंट वो सिर्फ जो करेक्ट है, यस हमने ये इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम अपना डिस्कंटेंट शो करना चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग, जहां पे हमारा पार्टिसिपेशन किया गया था बिना हमसे पूछे. तो ये था आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह. मैंने आपको बताया है जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है वहां पे बहुत सारी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मूवमेंट हुई हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट्स हुई हैं, तो आपको पढ़ना जरूर है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वर अंडरटेकन बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका? हम सबको मालूम है कि इंडिया में आने से पहले एक बार इंडिया में ही पैदा हुए वो, लेकिन फिर वो बाहर चले गए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए और ये बोला जाता है साउथ अफ्रीकन्स के द्वारा दैट यू गेव अस गांधी एंड वी गेव यू महात्मा. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसका मतलब ये है कि आपने तो हमें सिर्फ गांधी एज ए पर्सन दिया, लेकिन हमने उनको कन्वर्ट किया महात्मा में, क्योंकि गांधी जी ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सत्याग्रह, ये जो सारी की सारी टेक्निक्स थी, ये आपका एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका में और फिर वहां से आके इंडिया में उसे अप्लाई किया गया. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड यू गेव अस गांधी एंड वी गेव यू महात्मा. तो यही क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए. फर्स्ट, कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, campaign against poll tax and invalidation of Indian marriage, setting up Natal Indian Congress. ये आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं. आपसे पूछा गया है करेक्ट आंसर कौन सा है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर. द आंसर इज डी, दैट इज 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स आर राइट. तीनों के तीनों सही हैं. तीनों के तीनों इनिशिएटिव लिए थे गांधी जी ने आपका अफ्रीका में रहते हुए. ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज ऑफ द स्ट्रगल, 2 फेजेस में डिवाइडेड है गांधी जी की साउथ अफ्रीकन जर्नी. फेज 1, फेज 2. फेज 1 1894 1906 तक गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया. वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया आपका गांधी जी के द्वारा. दूसरा, सेकेंड फेज जब स्टार्ट होता है तो जो 1906 में स्टार्ट हुआ उसमें गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस को यूज किया, सिविल डिसओबीडियंस को यूज किया और जिसका नाम पड़ा सत्याग्रह. सत्य और ट्रुथ के लिए फाइट करना, सत्याग्रह. और यहां पे पहली बार ये तब यूज किया गया जब
इंडियंस को, जो वहां पे इंडियंस रह रहे थे उनको बोला गया कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा और अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। इसी तरह ये कैंपेन फिर वाइड हुआ और गांधी जी ने जो माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उसके खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई। तीसरा, जो वहां पे लेबर थे, लेबर जो इंडिया से गई हुई थी, उसके ऊपर एक टोल टैक्स लगाया गया 3 पाउंड का। 3 पाउंड उस समय में बहुत बड़ी रकम है, तो यहां पे 3 पाउंड का टैक्स लगाया गया। तो गांधी जी ने उसको भी इंक्लूड किया अपने इनिशिएटिव्स में और उसके खिलाफ अपना आवाज उठाए, सवाल खड़े किए, और हमें गांधी से महात्मा मिलता है जब आपके इंडिया में वो पहुंचते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, एसए में टॉपिक, एथिक्स में उनका यूजफुलनेस, तो गांधी जी को आप अच्छी तरह पढ़ें, उनके कोट्स, कोटेशन, उनके लाइफ एंड सो ऑन। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4 with reference to Vijayanagar kingdom, question from medieval history. With reference to Vijayanagar kingdom, consider the following statements. विजयनगर किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है ये। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कृष्णदेव राय। द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्ष। द किंगडम डिक्लाइंड आफ्टर द मुगल आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ हम्पी। तीनों स्टेटमेंट्स विजयनगर किंगडम के रिगार्डिंग है। आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्लीज ध्यान देना। Which of the statement given above is or are not correct? ध्यान देना है, कहीं आप सिर्फ करेक्ट के चक्कर में ही आप सॉल्व कर दें क्वेश्चन तो जवाब कुछ और होगा। तो यहां पे पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में प्लीज अंडरलाइन कर ले कीवर्ड्स को, क्या पूछा गया है, टॉपिक क्या है, और करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है, एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द आंसर इज सी, 1 and 3 are wrong। यहां पे इनकरेक्ट पूछा गया है। 1 and 3 are incorrect, only the second statement is correct। तो देखिए क्यों करेक्ट या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि जो विजयनगर किंगडम है उसको एस्टैब्लिश किया था 1336 में हरिहरा फर्स्ट एंड हिज ब्रदर बुक्का राय फर्स्ट, जो कि बिलोंग करते थे संगमा डायनेस्टी से। विजयनगर किंगडम के सबसे फेमस राजा ऑब्वियसली कृष्णदेव राय हुए हैं, बट ये नहीं है कि उन्होंने उसको फाउंड किया था। द फाउंडर वाज हरिहरा द फर्स्ट एंड बुक्का राय द फर्स्ट ऑफ संगमा डायनेस्टी। मैंने ऐसे बताया आपको, कृष्णदेव राय वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ विजयनगर, ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड हिज टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1509 टू 1530। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं जो कि सही है। मैं आपको बता दूं कि जो विजयनगर किंगडम है वो आपका मेनली जहां पे बना है विरूपक्ष एंड पंपा देवी के जो श्राइन्स हैं उसके इर्द गिर्द आपका एम्पायर बनाया गया है। और यह भी बोला जाता है कि जो विजयनगर के रूलर्स थे वो गॉड विरूपक्ष उसको अपना मेन गॉड मानते थे और उनके बिहाफ पे अपना रूल करते थे। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है क्योंकि विजयनगर किंगडम का मुगल आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उनका कॉन्फ्लिक्ट था आपका डेक्कन सल्तनत की पार्टीज के साथ। तो इसी के चलते 1565 में राम राय नाम का जो चीफ मिनिस्टर था वो बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी या बैटल ऑफ तल्ली कोटा उसमें पार्टिसिपेट करता है। और दूसरी तरफ कौन है, आपके 4 आर्मीज हैं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकंडा, यहां पे बिदर मिस है, बिदर, इन्होंने आपका चारों ने पार्टिसिपेट किया और यहां पे हरा दिया विजयनगर किंगडम को और जो उनकी कैपिटल थी हम्पी उसको सैक किया। तो यहां पे मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था विजयनगर किंगडम का, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ, डेक्कन सल्तनत, जो कि 5 पार्टीज थी, कौन कौन, बीजापुर, अहमदनगर, बिदर, बेरार एंड गोलकंडा। लेकिन जो बैटल ऑफ आपका तल्ली कोटा है उसमें बेरार ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो 4 रिमेनिंग रहेगी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मिलके आपका विजयनगर किंगडम को हराया, हम्पी को सैक किया और इस तरह से आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया।
सो ये था क्वेश्चन विजयनगर किंगडम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1930s? हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बेसिस रहे हैं, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरीज एंड सो ऑन। तो रेवोल्यूशनरीज में आप सब जानते होंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और बहुत सारे महान जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके नाम गिने जाते हैं। बट यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1930s में रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट था वो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो क्वेश्चन ये है, आपका स्टेटमेंट है, क्या रीजन हो सकता है? लैक ऑफ सोशल बेस अमंग द मासेस, मैनी पीपल, और आम जनता में क्या उनका सपोर्ट नहीं था? रिप्रेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। तो यहां पे आपसे ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1930s। आइए देखते हैं क्या रीजन थे जिसके कारण 1930s में ये मूवमेंट आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो आंसर तो पहले डी है, सारे रीजन हैं आपके डिक्लाइन होने के रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट के। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज थे दे वांटेड टू यूज फोर्स, वायलेंस। हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको जगाने के लिए बम का सहारा लेना पड़ा एंड सो ऑन। तो जब ऐसी मूवमेंट चलती है तो वो एक तो लंबी नहीं खिंच सकती और उसमें मासेस का पार्टिसिपेशन कम होता है। तो यहां पे आपका उनके इरादे बहुत सही थे, बट द वे मासेस उसमें पार्टिसिपेट थोड़ा कम कर पाया, इसीलिए वो डिक्लाइन कर गई आपकी मूवमेंट। तो इसीलिए याद रखिए जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसमें आपका जनता के, आम जनता में उनका बेस बहुत कम था। दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है, क्योंकि आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर आप सरकार और आप पावर के अगेंस्ट फोर्स यूज करेंगे तो उनको एक रीजन मिल जाता है कि वो भी फोर्स को यूज कर सके, और जब फोर्स यूज करती है स्टेट या गवर्नमेंट तो उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही हुआ आपका रेवोल्यूशनरीज के साथ। तो यहां पे फोर्स को यूज किया गया था। हमें पता है चंद्रशेखर आजाद, उनका शहादत हुआ, फिर आपका सूर्य सेन, उनकी भी शहादत हुई। तो ये सब आपका सरकार का जो मेजर था पकड़ने का वो सक्सेसफुल रहे। थर्ड भी ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स थे, क्योंकि इनमें भी खुद में भी डिफरेंसेस थे, प्लस रीजन्स अलग अलग थे। एक मूवमेंट पंजाब में चल रहा है, एक उत्तर प्रदेश में, एक आपका बंगाल में चल रहा है। तो यहां पे कोई भी सेंट्रल लीडरशिप और सेंट्रल विजन नहीं आ पाया था, तो इसलिए लोगों को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ये कुछ कारण बनते हैं जिससे कि आपका जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है 1930s में डाउनफॉल करना स्टार्ट करता है। सो दैट वाज वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज और वर सेटअप ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके खिलाफ आपका आवाज उठाई गई इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका कौन कौन सा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान? बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। सारे बनाए गए थे। द आंसर इज डी, 1 2 3। ऑप्शंस 1 2 3 तीनों बनाए गए थे। यहां पे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात आपको याद करना है, भले ही बहुत सारे नए नए आइडियाज लाए गए, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मशक्ति। आप खुद शक्तिशाली हैं, आप उसे पहचानिए, उसको बढ़ाइए। हम भी एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। तो इसी के चलते आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज औरबिंदो घोष ने बनाया, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, और ये फंड सारे बनाए गए जिससे कि आपका स्वदेशी आत्मशक्ति को बल मिला और स्वदेशी मूवमेंट आपका दूर दराज एरिया तक फैलता है। सो ये क्वेश्चन था आपका स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग 1905 में जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके खिलाफ हमारा एक्शन।
तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू वेवल प्लान ऑफ 1945 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Viceroy's executive council was to be converted into interim government. Hindus and Muslims were to be given equal representation in executive council. The Shimla conference was convened to discuss its provisions. कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आपसे पूछा गया है. ये आपके ऑप्शंस हैं. पॉज कर सकते हैं वीडियो. आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज डी. तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं. क्यों ठीक है, आगे देखते हैं. जो वेवल प्लान आया उसमें यह बोला गया कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब बनने वाली है उसमें सभी इंडियंस होंगे और हिंदूज एंड मुस्लिम्स उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. यही आपसे पूछा गया था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा हिंदू मुस्लिम का. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट. थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है. अब जो वेवल प्लान है इसके प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए इंडिया से 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को शिमला बुलाया जाता है और उसमें आपका डिस्कस होता है कि ये प्लान ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. और कुछ लीडर्स के नाम आप याद कर सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड मोहम्मद अली जिन्ना. इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था शिमला कॉन्फ्रेंस में. तो ये था आपका टेस्ट नंबर 4. आई होप क्वेश्चंस अच्छे थे, आपको समझ आया. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों तक, अदर एस्पिरेंट्स तक. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.